हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं फ्री कंसेंट। इस चैप्टर में हमने पार्ट 1 में कवर आउट किया था कि कंसेंट क्या होता है, उसके मीनिंग, एसेंशियल्स, व्हाट इज़ फ्री कंसेंट, कोerजन, अनडू इन्फ्लुएंस और हमने किया था मिस रिप्रेजेंटेशन। आज जो हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स इस पार्ट में कवर आउट करेंगे वो होगा फ्रॉड और मिस्टेक। फ्रॉड जो है वो सेक्शन 17 के अंडर आएगा और मिस्टेक जो है वो सेक्शन 20, 21 और 22 के अंडर आएगी, क्योंकि मिस्टेक को फर्दर जो है क्लासिफाई किया गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में। मीन्स जब हमें कानूनी गलती लगती है और दूसरा जब हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं, जो स्टेटमेंट होती है, उससे हमें गलती लगे। ये दो फर्दर स्टेटमेंट्स जो है बायलेटरल और यूनिलेटरल होती है। बायलेटरल मीन्स दोनों पार्टीज को यही गलती लग रही है, यूनिलेटरल यहाँ पे एक पार्टी को लग रही है। मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड एंड मिस्टेक एज टू अ फॉरेन लॉ, जहाँ तो हमें फॉरेन लॉ की गलती लगी है, जहाँ लैंड जिस जगह पे वो लैंड है वहाँ के लॉ की गलती लगी है। सो फर्दर हम अब इनको डिटेल में करेंगे, जहाँ पे हम करने जा रहे हैं कि फ्रॉड और मिस्टेक क्या होती है। सो सबसे पहले आता है हमारे पास फ्रॉड। फ्रॉड का अगर जनरल मीनिंग बताएं तो वो होता है कि धोखाधड़ी करना। फ्रॉड मीन्स जब हम किसी के साथ किसी को धोखा देने के लिए कोई काम करते हैं तो वो होता है फ्रॉड। When any person makes to another a statement which he does not himself believes to be true to induce the latter into a contract, he commits a fraud. जब एक पर्सन दूसरे को कोई स्टेटमेंट बताता है और वो खुद भी उस स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं करता, वो सिर्फ दूसरे बंदे को इसलिए बताता है सो दैट कि वो उसे फोर्स कर सके कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, तो उसे हम कहेंगे फ्रॉड। एक्स और वाई दो पार्टीज हैं। अब यहाँ पे एक्स ने ना वाई को कुछ बताया या उसने कह दिया कि ये जो शॉप है इसकी हफ्ते की जो है 1000 टर्नओवर है, मान लीजिए। सो यहाँ पे एक्स जो है उसको खुद भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो जानबूझ के वाई को झूठ बोलता है क्योंकि सो दैट वाई जो है एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में फोर्सफुली एंटर हो जाए। और यहाँ पे एक्स जो है धोखाधड़ी कर रहा है, मीन्स ही इज कमिटिंग फ्रॉड। So according to section 17 of Contract Act, fraud means and includes any of the following acts done. fraud में क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से एक्ट्स। सबसे पहले कोई भी सजेशन कि ये फैक्ट ट्रू है लेकिन वो ट्रू नहीं होता और पर्सन दूसरे पर्सन को भी नहीं पता होता कि ये ट्रू है। और मेन बात तो यहाँ पे है, जो पर्सन सजेशन करता है ना, जो बताता है उस स्टेटमेंट के बारे में, उसको भी पता होता है कि ये ट्रू नहीं है। हम जो है कुछ फैक्ट्स जो है छुपा लेते हैं या प्रॉमिस करते हैं कोई काम करने का और हमारी इंटेंशन होती है कि हमने ये काम नहीं करना। ये भी हम कह सकते हैं कि कोई भी हम काम जो धोखाधड़ी के साथ रिलेटेड हो या हम कुछ भूल जाएं एज पर लॉ, जिसको लॉ कह दे कि हाँ भाई ये धोखाधड़ी है, फ्रॉडुलेंट केस है, उन सभी एक्ट्स को हम कहेंगे जिनकी इंटेंशन है कि धोखा देना, डिसीव करना। क्यों? सो दैट कि वो पर्सन जो है एंटर कर ले हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में, उस चीज़ को हम कहते हैं फ्रॉड। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। ये जो हमारे एग्जाम्पल है ये भी आप इसकी डेफिनेशन बताकर और नीचे एग्जाम्पल दे सकते हो। एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड में सबसे पहले आता है कमीशन ऑफ फ्रॉड, मीन्स फ्रॉड कमिट करना। एक्ट ऑफ फ्रॉड मस्ट हैव बीन कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और बाय हिज एजेंट विद हिज कन्वीनियंस। इट शुड नॉट बी कमिटेड बाय अ स्ट्रेंजर। कब हम कहेंगे कि फ्रॉड कमिट हुआ है? जब जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है वो कोई फ्रॉड करेंगी, वो कोई गलती करेंगी। स्ट्रेंजर अगर कोई गलती कर रहा है तो हम तब फ्रॉड नहीं मानेंगे कि फ्रॉड हुआ है। सेकेंड है टू कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड देयर मस्ट बी। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक फॉल्स सजेशन होना चाहिए, मीन्स जिस पे विश्वास करके हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एक्स ने वाई को कहा कि उसका जो कोट है ना, एक्स का कोट जो है वो प्योर वूल का है और उसको भी पता था कि ये गलत है, ये अनट्रू है, कि वो वूल का नहीं है। अब वाई ने ये कोट खरीद लिया ये सोचकर कि एक्स ने तो सच ही बोला होगा। सो यहाँ पे जो है फ्रॉड एक्स ने कमिट किया और अब ये वाई की मर्जी है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना है या वहाँ पे रोक देना है। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब भी हम कहेंगे फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट हो गया, फ्रॉड हुआ। सेकेंड हम कब कहेंगे कि फ्रॉड हुआ? जब जो फैक्ट्स हैं उन्हें कंसील किया गया एक्टिवली, मीन्स जब कुछ फैक्ट्स को छुपा लिया गया। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे कि एक्स एक हॉर्स डीलर था और उसने अपना मेयर जो है वो वाई को बेच दी। एक्स को पता था कि जो मेयर है उसका क्रैक्ड हूफ है,
which he fills up in such a way as to defy detection or an inquiry from Y, means उसे पता था कि उसकी जो hoof है वो cracked है, एक्स को पता था कि वाई को जो वो हॉर्स मेयर बेच रहा है उसकी हूफ क्रैक्ड है, लेकिन उसको ऐसे उसने कवर अप किया कि उसकी जो है डिफॉल्ट पता ही ना चले जब वाई इंक्वायरी करवाए। सो यहाँ पे एक्स ने अनफर्म कर दिया कि मेयर जो है वो साउंड है, वो पागल नहीं है। सो द डिफेक्ट इज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, अब वाई ने डिफेक्ट कर लिया। देयर इज अ फ्रॉड ऑन द पार्ट ऑफ वाई एज हिज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, और यहाँ पे वाई अब कहता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है क्योंकि कुछ जो पार्ट था स्टेटमेंट का वो छुपा लिया गया, उसे नहीं बताया गया कि जो मेयर है वो उसकी हूफ जो है वो क्रैक्ड है। थर्ड पॉइंट कब हम कहेंगे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, जब कोई भी प्रॉमिस जो है हुआ है और जिसमें इंटेंशन किया है कि हमने ये प्रॉमिस को पूरा नहीं करना। अब एक्स और वाई दो पार्टीज हैं, इन दोनों की जो है शादी हुई है, लेकिन एक्स की इंटेंशन क्या है कि उसने इस शादी को नहीं निभाना। इट वॉज हेल्ड कि वाइफ का कंसेंट जो है वो धोखे से लिया गया क्योंकि इसने प्रॉमिस किया विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, इसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि इसने जो है शादी निभाएगा, लेकिन इसकी तो इंटेंशन थी और इसके साथ फ्रॉड हुआ, इसको ये नहीं पता था। फोर्थ हम कब कहेंगे हमारे साथ फ्रॉड कमिट हुआ है, इफ एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मीन्स जब किसी कोई काम ऐसा हुआ जो धोखाधड़ी के बराबर है, तब भी हम कहेंगे कि फ्रॉड जो है वो कमिट हुआ है। सो यहाँ पे कोर्ट जो है डिक्लेयर करेगी कि फ्रॉड किस चीज से हुआ है, कैसा हुआ है। फिफ्थ पॉइंट, एनी अदर एक्ट और ओमिशन एज लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, अगर कोर्ट ने ही मेंशन कर दिया कि आप ये काम करोगे, पर्टिकुलर कोर्ट ने जो है काम मेंशन किए हुए हैं कि अगर इन कामों में से कोई भी काम हुआ तो वो फ्रॉड कहलवाएगा। जैसे सेक्शन 55 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जैसे हम प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करते हैं, उसमें अगर सेलर जो है immovable property is required to disclose to the buyer any material defect in the property, अगर immovable property है और उसको हम बेच रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस प्रॉपर्टी में अगर कोई भी डिफेक्ट है तो वो बायर को बताया जाएगा। अदरवाइज अगर हम नहीं बता रहे उसकी नॉन डिस्क्लोजर है, मीन्स हम भूल जाते हैं जानबूझ कर उसको बताना, तो वो फ्रॉड होगा। सो ये 5 पॉइंट्स थे जो हमने डेफिनेशन में भी देखे और यहाँ पे उनको एग्जाम्पल से समझा एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड के अंदर। सेकेंड एलिमेंट था कि कब कब केसेस में सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे एक फ्रॉड कमिट हो सकता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, द एक्ट मस्ट हैव इन फैक्ट डिसीव द अदर पार्टी, मीन्स जो काम हुआ है, एक्ट हुआ है, वो दूसरी पार्टी को धोखा देने के लिए हुआ, उससे दूसरी पार्टी का नुकसान भी हो, धोखा हो। द एक्ट ऑफ फ्रॉड मस्ट हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली विद द इंटेंट टू डिसीव बट इट मस्ट एक्चुअली डिसीव, मीन्स सिर्फ इच्छा नहीं है कि इच्छा है उसको धोखा देने के लिए और हम कह दे फ्रॉड कमिट हुआ। नो, फ्रॉड कब कमिट होगा, जब उसने एक्चुअल में उसको जो है धोखा दे दिया। सो फोर्थ पॉइंट आता है प्लेंटिव मस्ट हैव सफर्ड, अब धोखा हुआ है और धोखे की वजह से नुकसान भी होगा। यहाँ पे जो हमने हॉर्स वाली एग्जांपल ली थी वहां पे वाई को नुकसान भी हुआ, जो उसने मेयर खरीदा उसके पैसे गए। यहाँ पे उन्होंने क्या बात कही है कि जो प्लेंटिव है, मीन्स यहाँ पे जो जिसका नुकसान हुआ वाई है जो, वो एक्चुअल में भी सफर करना चाहिए। अगर फ्रॉड हुआ है लेकिन नुकसान कोई नहीं हुआ तो वो हम फ्रॉड नहीं मानेंगे। द एक्ट मस्ट हैव बीन कमिटेड विद द इंटेंशन ऑफ इंड्यूसिंग द रिसीव्ड पार्टी टू एक्ट अपॉन, यहाँ पे जो है फ्रॉड क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या था कि दूसरी पार्टी को फोर्स करना है सो दैट कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। और ये जो डिफॉल्ट है, फ्रॉड है, डिफॉल्ट है, वो मटेरियल होना चाहिए, मींस इंपॉर्टेंट जो है वो होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर। एक्स लिमिटेड ने एडवर्टीज किया एक प्रोस्पेक्टस दैट एक बहुत ही रेप्यूटेड जो है वो डायरेक्टर है कंपनी का, विच इज फॉल्स। और उसने शेयर्स बाय कर लिए स्टेटमेंट को बिना पढ़े। अब वो बाद में जो है ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि हिज डिसीजन टू बाय द शेयर्स इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने एक बाद में भी लाइन बता दी कि ये हमसे गलती हुई है। सो इस वजह से भी हम यहाँ पे नहीं कह सकते। इट मीन्स कि जब गलती हुई और बाद में उस गलती को सुधारने के लिए, फ्रॉड को सुधारने के लिए कि फ्रॉड कमिट ना हो, जो है हम एक ऐसी स्टेटमेंट दे दें उसको उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, उन केसेस में हम कहेंगे कि फ्रॉड नहीं है। क्योंकि अगर आर ने यहाँ पे शेयर्स खरीदे स्टेटमेंट को बिना रीड किए, सो यहाँ पे कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं थी। इवन अगर फॉल्स स्टेटमेंट नहीं मेड की हुई तो आर वुड हैव टू बाय द शेयर्स। व्हेन डज साइलेंस, अब कब हम कहेंगे कि अगर बंदा चुप है तो
फ्रॉड उसके साथ कमिट हुआ है। अगर हम जनरली बात करें साइलेंस की, तो तब हम नहीं कहते कि इट डज नॉट अमाउंट की फ्रॉड हुआ है। जो प्रिंसिपल ऑफ कैविएट एम्प्टर कहता है, ये प्रिंसिपल होता है जो कहता है लेट द बायर बी अवेयर। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स के काम आता है। अगर दो पार्टीज है, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं हम एक्स और वाई। एक्स जो है वो है सेलर और बाय जो है वो बायर है। यहाँ पे सेलर ने बायर को एक सामान बेचा और उस सामान में थोड़ा सा डिफेक्ट था। अब कैविएट टेम्पटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेलर बायर को कुछ नहीं बताएगा, लेट द बायर बी अवेयर। मींस बायर खुद अपने मींस से पता करे वो डिफेक्ट, सेलर उसको कुछ नहीं बताएगा। इस कैविएट टेम्पटर का ये मतलब है इस प्रिंसिपल का। सो बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। अब जनरली जो अबेरी में फिडाई कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, मींस जहाँ पे गुड फेथ रिलेशनशिप फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आता है, वहाँ उन केसेस में उन कॉन्ट्रैक्ट्स में बताना ज़रूरी होता है कि साइलेंस हैज़ टू कीपिंग साइलेंस टू स्पीक। मींस यहाँ पे अगर आप चुप करोगे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वाले केसेस में, या जहाँ पे इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, पेरेंट चाइल्ड का, ये 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे अगर आप चुप रहोगे तब हम मानेंगे कि वो फ्रॉड है। क्योंकि अगर तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है और आप चुप हो, एक्स एक पार्टी है, वो यहाँ एक्स एक पार्टी है और वाई लिमिटेड एक कंपनी है, और एक्स जो है उसने इंश्योरेंस लेनी है, वो चुप रहा कि उसको पहले से ही कैंसर है या कोई हार्ट डिसीज है, वाई ने उसकी इंश्योरेंस कर दी, ये बात उसने तब नहीं बताई। यहाँ पे कैविएट एम्प्टर प्रिंसिपल लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्हें बोलना ही होगा। सर्टेन एक्सेप्शंस होती है। सो वाई इज एक्स डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज। एक्स sells by auction a horse to Y which is unsound and X does not tell Y. This is a fraud, as here the relationship between the parties would make it X's duty to tell Y that horse is unsound. कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हमने दूसरी पार्टी को बताना ही बताना है, कोई भी अगर उसमें डिफॉल्ट है सामान में। यहाँ पे जैसे एक्स की जो बेटी थी वाई, एक्स ने उसको अपना घोड़ा बेचा वाई को, और यहाँ पे एक्स की ड्यूटी बनती थी कि वो वाई को बताए कि उसका घोड़ा जो है वो अनसाउंड है, लेकिन यहाँ पे उसने नहीं बताया। सो इन दिस केस इट मीन्स फ्रॉड इज कमिटेड। सेकेंड पॉइंट, साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच। कई बार हम मानते हैं कि साइलेंस जो है वो खुद ब खुद सब कुछ बता देती है। ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स विच ए नोज टू बी अनसाउंड। अब ए ने घोड़ा बेचा बी को और ए को पता था कि वो घोड़ा अनसाउंड है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। और B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A को पता था घोड़ा जो है वो अनसाउंड है, फिर भी उसने जो है B को घोड़ा बेच दिया। और अब B ने A को कहा है कि अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे, कि तुम बोलोगे नहीं, सॉरी, यहाँ पे उसने कहा कि इफ यू डू नॉट डिनाई मीन्स अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि घोड़ा साउंड है। लेकिन ए ने कुछ भी नहीं कहा, ए ने मना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं कहा। सो यहाँ पे ए चुप रहा, इट मीन्स ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, हेंस फ्रॉड इज कमिटेड। थर्ड पॉइंट आता है हाफ ट्रूथ। जब एक बंदे को आधा सच पता हो और उस बेसिस के ऊपर ही वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल लिया है, प्लेंटिफ ने एक ट्रैक्ट ऑफ लैंड खरीदा और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्टेट था कि जो लैंड है वो सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ बोरोग टू ओपन 2 स्ट्रीट्स विद इन द एरिया, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बोरो हैड right to open 3 states. It was held that plaintiff had the right to cancel the contract, though defendant was under no obligation to disclose about projected streets. If at all he had disclosed, he could not stop halfway. Means यहाँ पे जो है जो प्लेंटिफ ने लैंड खरीदा था, ये वो केस है। आप जनरली एक्स और वाई की एग्जांपल लेकर भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। यहाँ पे हाफ ट्रूथ का मतलब क्या होता है कि जब एक पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसने सारे फैक्ट्स बताने हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ पार्ट उसका बता देती है और बाकी नहीं बताती, और जब वो बाकी नहीं बताती तो तब उस केस में वो फ्रॉड कमिट कर जाती है, वो साइलेंस रहती है। अगर साइलेंट रहना है तो पूरे रहो, अगर थोड़ा सा बताकर फिर पार्टी जो है साइलेंट हो रही है, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं है, उसमें वो फ्रॉड कमिट हुआ है। सो फोर्थ पॉइंट आता है चेंज इन सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे
सर्कमस्टांसेस चेंज होने की वजह से जो फ्रॉड कमिट हुआ उस बारे में हम बात करेंगे. अ मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वेस्टेड टू द प्लेंटिफ दैट हिज प्रैक्टिस वाज वर्थ 1000 अ ईयर. रिप्रेजेंटेशन वाज ट्रू. जब प्लेंटिफ ने स्टेटमेंट बताई, रिप्रेजेंट किया कि उसकी प्रैक्टिस जो है वर्थ $1000 है, तब वो बात सही थी. लेकिन 5 महीने बाद जब प्लेंटिफ ने एक्चुअल में उस प्रैक्टिस को खरीद लिया और तब उसकी जो है वर्थ डाउन चली गई. इट वाज हेल्ड कि अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कुड बी कैंसल हो सकता है, क्योंकि डिफेंडर ने बाद में डिस्क्लोज नहीं किया कि सर्कमस्टांसेस चेंज होने की वजह से उसकी जो है वर्थ डाउन चली गई. उसने पहले वाली स्टेटमेंट ही रखी. सो अब इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या होगा फ्रॉड का, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा. मींस जो एग्रीव्ड पार्टी है उसकी मर्जी चलेगी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है फर्दर या नहीं करना. सो यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड. मिस रिप्रेजेंटेशन में हम कह सकते हैं कि वो इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन फ्रॉड में वो फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन होती है, जानबूझकर की जाती है. The person making an untrue statement believes it to be true. अब इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन में जो पर्सन स्टेटमेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसको लगता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रू नहीं होती. और यहाँ पे पर्सन को खुद भी पता होता है कि ये ट्रू नहीं है. एग्रीव्ड पार्टी क्लेम भी कर सकती है डैमेजेस के लिए और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी. यहाँ पे वो जो है एग्रीव्ड पार्टी सिर्फ कैंसिल करेगी, कॉन्ट्रैक्ट को डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकती. एग्रीव्ड पार्टी कब जो है कैंसिल करने का कॉन्ट्रैक्ट राइट लूज कर जाती है, जब वो अपनी मींस से, अपने साधनों से ट्रुथ को डिस्कवर कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी कोई भी राइट लॉस नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, अगर तो वो एक्टिव फ्रॉड हुआ है. सो इवन इफ ही हैज द मींस टू ट्रू, अगर एक्टिव फ्रॉड है और उसके पास साधन भी थे उस फ्रॉड को जानने के लिए, फिर भी वो कैंसिल करने का राइट जो है वो नहीं होती. ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट होता है. इसकी कोई टाइप नहीं होती मिस रिप्रेजेंटेशन, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन ही होती है, लेकिन फ्रॉड की जो है वो बहुत सारी टाइप्स होती हैं. सो नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारे पास, मिस्टेक. मिस्टेक मीन्स एरर इन कंसेंसस. हमने पहले पढ़ा था कि कंसेंसस एड एडम मीन्स जब दोनों ही पार्टीज एक चीज के बारे में सेम सेंस में सोचती हैं, और जब उस चीज में एरर आ जाए तो उसे हम कहेंगे एरर इन कंसेंसस, जो कि मिस्टेक कहते हैं. इट इम्प्लाइज यहाँ पे कोई भी कंसेंसस एड एडम नहीं है, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होता है, वॉइडेबल नहीं. सर्टेन केसेस में वॉइडेबल भी होगा, लेकिन मेनली हमने यही बताना है कि इसका एग्रीमेंट वॉइड होता है. काइंड्स ऑफ मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ नेचर या फैक्ट्स कह सकते हैं हम. अगर लॉ की बात करें और फैक्ट्स की बात करें तो इनकी फर्दर टाइप्स भी हैं. सो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलेटरल और यूनिलेटरल मिस्टेक आती है. बायलेटरल मिस्टेक मींस जब बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर मिस्टेक, मींस जब दोनों ही पार्टीज ने मिस्टेक कमिट करी है, उस केस में हम कहेंगे कि वो बायलेटरल मिस्टेक है. और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है अवॉइड कर सकते हैं अगर तो मिस्टेक जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाने में आई है, या वो म्यूचुअल मिस्टेक है, या सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड, या तो वो लॉ के साथ रिलेटेड है. सो आगे फर्दर बायलेटरल मिस्टेक भी जो है वो उन्होंने क्लासिफाई की है मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर को लेकर, या मिस्टेक जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी है उस चीज़ को लेकर भी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है. सो मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर, जब जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है उससे रिलेटेड कोई गलती होती है. मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखनी है कि अगर एक्स ने एग्री किया कि वो अपना घर बेचेगा जो दिल्ली में है वाई को, और ये एग्रीमेंट बना 10th जैन इन अमृतसर, लेकिन हाउस तो 9th जनवरी को ही डिस्ट्रॉय हो गया और दोनों ही पार्टीज को नहीं पता था. ये वॉइड है क्योंकि सब्जेक्ट मैटर क्या था, हाउस, और जब वो उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं रही, उसको रिलेटेड उसकी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कोई मिस्टेक हुई है, तो वो हम कहेंगे मिस्टेक एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर. और यहाँ पे दोनों ही पार्टीज अनअवेयर थी कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, तो एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा, ये वैलिड नहीं कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा. सेकंड आता है मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. जब दोनों ही पार्टीज इस मिस्टेक में है कि वन पार्टी हैज वन थिंग वाइल द अदर पार्टी, एक पार्टी को लग रहा है कि वो नॉर्थ दिल्ली वाला हाउस खरीद रही है और दूसरी को लग रहा है कि वो साउथ दिल्ली वाला बेच रहा है,
यहाँ पे उन्होंने रेफरल्स वर्सेस विचलेस एग्जाम्पल दी है, केस है, लीडिंग केस, नाम चाहे ना लिखिए, एग्जाम्पल की तरह भी आप इसको लिख सकते हो, एक्स और वाई करके और फॉर एग्जाम्पल करके, इट्स अप टू यू। सो जो डिफेंडेंट होता है एग्री टू बाय प्लेंटिफ 125 बेल्स ऑफ कॉटन टू अराइव एक्स पेयरलेस फ्रॉम बॉम्बे। अब वहां पे 2 शिप्स थी जिनको पेयरलेस कहा जाता था, एक अक्टूबर में आ रही थी, दूसरी दिसंबर में। अब डिफेंडेंट को लगा कि वो अक्टूबर वाली से भेजेंगे और प्लेंटिफ को लगा कि वो दिसंबर वाली से भेजेंगे। यहाँ पे जो प्लेंटिफ था उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्यू कर दिया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था क्योंकि दोनों ही पार्टीज को गलती लगी सब्जेक्ट मैटर की आइडेंटिटी पे। वहाँ पे 2 सेम नाम की थी पेयरलेस और 2 की अलग अलग आइडेंटिटी थी, इस वजह से मिस्टेक हुई। थर्ड आता है मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। टाइटल मीन्स ऑनरशिप के रिलेटेड, जब दोनों ही पार्टीज को लगता है कि कोई वो ऑनर है, उस हिसाब से एक्स ने फिशरीज जो है लीज पे ले ली वाई से और दोनों को ही लगा कि वाई ऑनर है, लेकिन बाद में पता चला इनफैक्ट एक्स जो था वो ऑनर था। सो इट वॉज हेल्ड कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। ऑनरशिप को लेकर अगर कोई गलती लगी है तो, या सब्जेक्ट मैटर के प्राइस को रिलेटेड कोई गलती लगी है, एक्स ने कहा 20 और वाई ने कहा 40, सो यहाँ पे अगर कोई गलती लगी है, सो एक्स एग्रीज टू लेट हाउस टू वाई फॉर 230 रुपीज पर मंथ। अब वाई ने एग्री कर दिया कि ठीक है मैं 230 पे कर दूंगा, लेकिन जो अमाउंट टाइप हुई वो 130 हो गई और दोनों ही पार्टीज ने साइन कर दिया। इट मीन्स जो साइंड एग्रीमेंट है वो वॉइड है क्योंकि प्राइस से रिलेटेड गलती लगी है। प्राइस कितना था 230 और गलती से हो गया वो 130। सो मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को लेकर भी अगर कोई गलती है, वाई ने एग्जामिन की 50 राइफल्स इन शिप, लेटर ऑन उसने टेलीग्राफिकली एक ऑर्डर सेंड किया, सेंड 3 राइफल्स, और टेलीग्राफ क्लर्क ने बाय मिस्टेक लिख दिया सेंड द राइफल्स और एक्स ने 50 की 50 राइफल्स भेज दी। वाई ने सिर्फ 3 एक्सेप्ट की, बाकी सारी सेंड बैक कर दी। लेकिन जब एक्स ने से जो है सूट फाइल किया डैमेजेस के लिए कि तुमने 47 राइफल्स जो है वो नहीं एक्सेप्ट की और उसका जो मुझे खर्चा पड़ा वो वापस दो, हेंस इट वाज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि मिस्टेक अकर हुई थी एज टू अ क्वांटिटी एंड एग्रीमेंट वाज अ वॉइड। सो लास्ट मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर के रिलेटेड आता है कि क्वालिटी के रिलेटेड भी, अगर क्वालिटी के रिलेटेड कोई डिफेक्ट आ गया, मिसमैच हो गई, तो एग्रीमेंट वॉइड। सेकेंड पॉइंट आता है मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में कैपेबल ना हो 2 पार्टीज या एक पार्टी हम कह लें, उस केस में जो है वो एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर हो जाता है। यहाँ पे फिजिकली इम्पॉसिबिलिटी भी आ जाती है। लीगल इम्पॉसिबिलिटी 2 टाइप्स की आएंगी। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी जब दोनों ही पार्टीज जो हैं वर्कआउट कर रही हैं अंडर द मिस्टेक विद रिगार्ड टू फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट। X agreed to hire Y's room for witnessing the coronation procession of Edward VII, और दोनों ही पार्टीज को नहीं पता कि जो कोरोनेशन प्रोसेशन है वो कैंसिल हो चुका है और एक्स ने वाई का रूम हायर कर लिया। तो यहाँ पे फिजिकली इम्पॉसिबल है। लीगल इम्पॉसिबिलिटी तब होगी जब कोई एग्रीमेंट हुआ है कि हम चोरी का सामान बेचेंगे फॉरेन की पार्टी के साथ, फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ, तो वो भी लीगली इम्पॉसिबल, हम ऐसा नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट आता है यूनिलेटरल मिस्टेक मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इज नॉट वॉइडेबल merely because it was caused by one of the parties being under mistake as to a matter of fact। जब एक पार्टी गलती करे उस केस में जो है कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मेक वॉइडेबल नहीं होगा। यूनिलेटरल मिस्टेक इज नॉट वैलिड ग्राउंड फॉर अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट दैट पर्सन मस्ट सफर इफ ही कुड नॉट असर्टेन व्हाट ही कॉन्ट्रैक्टेड अबाउट ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस। उसकी गलती की वजह से हुआ है, सो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं होगा। यहाँ पे आ जाते हैं मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। अब बोल्टन ने परचेज किया बिजनेस ब्रॉकलेहर्स्ट के साथ, जॉन्स को इस बारे में नहीं पता था और जॉन्स ने एक नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। यहाँ पे ये केस हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे जो है आइडेंटिटी ऑफ पर्सन्स की गलती लगती है कि उसको गलत फहमी हो जाती है कि ये बोल्टन का ही बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस जो है बोल्टन का नहीं होता, वो ब्रॉकलेहर्स्ट का होता है और जॉन्स ने अपनी तरफ से तो ब्रॉकलेहर्स्ट को लिखा होता है। सो सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसमें मिस्टेक कमिट करती है, नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिम, उसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शन का नेचर ही ऐसा है
एक ओल्ड मैन था जिसकी फीबल आईसाइट थी, मीन्स उसकी वीक आईसाइट थी, और उसने एक बिल ऑफ एक्सचेंज इंडोर्स किया और रिप्रेजेंट किया कि ये उसकी गारंटी बॉन्ड है। दैट वाज नॉट निग्लेजेंस ऑन हिज पार्ट हेल्ड, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसकी गलती लगी उसको ट्रांजैक्शन की नेचर की वजह से। सो सेकेंड आता है मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी लॉ और फॉरेन लॉ। सो मिस्टेक विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी लॉ, जब हम जो है मैक्सिमम इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉन एक्सक्यूज, अब हमने लॉ नहीं पढ़ा, ये हमारी गलती है, किसी और की गलती नहीं है। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया ऑन एन erroneous belief that a particular debt is beared by Indian law of limitations। अब उनको गलत मिस्टेक है, उनकी रॉन्ग बिलीफ है उनका कि ये पर्टिकुलर डेट जो है वो बेयर्ड है, मीन्स इसका टाइम जो है रिकवरी का ओवर हो गया इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग। ये लॉ की इग्नोरेंस है, उन्हें नहीं पता था कि इंडियन लॉ में अभी इसका टाइम है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइडेबल नहीं है, वो अभी भी पे करेंगे। अगर मिस्टेक फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग है, मीन्स यहाँ पे मिस्टेक जो है उस लॉ के अकॉर्डिंग है जो लॉ इंडिया में इन्फोर्स्ड नहीं है। सो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड भी डिक्लेयर हुआ जा सकता है। अब एक्स एग्रीज टू सेल टू वाई अ फॉरेन नेशनल, फॉरेन का बंदा वाई, और एक्स ने एग्री किया कि वो उसे बेचेगा 100 बॉटल्स कुछ मिक्सचर की जिसमें 25% जो है वो सल्फर एसिड होगा, और दूसरी साइड पे वो जो कंट्री थी उसने उस सेल को बैन किया हुआ था कि वो सेल और परचेज नहीं कर सकते किसी भी मिक्सचर का अगर उसमें 10% से ज़्यादा सल्फर हो। सो यहाँ पे मिस्टेक क्या थी, एज टू लॉ ऑफ फॉरेन कंट्री की, फॉरेन कंट्री जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग ये गलती हुई, हैंस एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा क्योंकि उनकी कंट्री ने कहा कि वो 10% से ज़्यादा अगर सल्फर एसिड होगा मिक्सचर में तो वो नहीं खरीदेंगे, और इंडिया में जो था एक्स वो 25% सल्फर एसिड वाला मिक्सचर बेच रहा था। थर्ड पॉइंट आता है मिक्सचर विद रिगार्ड टू प्राइवेट राइट, ये भी एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। यहाँ पे एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होगा अगर मिस्टेक जो है वो प्राइवेट राइट के रिगार्डिंग है। अगर एक बंदा है उसने घर खरीदा है और वो अननोन है, ए एक पार्टी है और वो जो है एक हाउस खरीद रही है और उसे खुद ही नहीं पता कि वो हाउस का खुद ही ऑनर है पहले से ही। सो यहाँ पे एक जो है एरर आया, और ये क्या था, टाइटल वाला जो हमने पॉइंट पीछे किया वो वाला था कि एज टू टाइटल ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, कि वो घर हमारा पहले ही था लेकिन हमें ये बात नहीं पता थी। जो हमने पीछे टॉपिक कवर आउट किया यहाँ पे मिस्टेक एज टू टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ये वही बात हो गई जो लॉ में भी इन्वॉल्व हुई। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था 5th चैप्टर कमर्शियल लॉ का फ्री कंसेंट। ये थी हमारे पार्ट 2 की वीडियो। पार्ट 3 में हम करेंगे डिफाइन कंसेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन कोवर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।